क्या बोल दिया? तो लास्ट डिजिट होती है अकेली, सिर्फ वो अनसर्टेन होती है, बाकी इसकी सारी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। लास्ट डिजिट से मतलब है, पॉइंट के बाद 2 हो 3 हो से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद भी या जो भी नंबर है उसमें जो लास्ट डिजिट होगी वो मेरी अनसर्टेन होगी, उसके अलावा जितनी भी है वो सर्टेन होगी। उसके अलावा जितनी भी होगी वो सर्टेन होगी, ठीक है ना। तो सिर्फ लास्ट वाली होगी, भले वो डेसिमल के बाद है या डेसिमल से पहले है या डेसिमल के 2 पॉइंट बाद है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने भी पॉइंट बाद हो, जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन रहेगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स था सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। तो इसको कंबाइन करके जो बना उसको मैंने नाम दे दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, तो सर्टेनिटी प्लस वन विच इज अनसर्टेन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 11.2 ml का, तो लास्ट डिजिट क्या था इसमें 2, तो ये हो गया मेरा अनसर्टेन, बाकी जो 2 डिजिट्स बचे वो हो गए सर्टेन। अब जैसे यहाँ पे 11.25 होता तो अनसर्टेन डिजिट कौन सा होता, 5 हो जाता। ठीक है ना, तो डेसिमल पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट डिजिट देखना। ठीक है, अब इसके हमने रूल्स देख लिए थे, ये चारों लिख लिए थे हमने। फिफ्थ वाला नहीं लिखा था, फिफ्थ वाला भी लिख लो एक बारी। अर्णव एक बारी फर्स्ट रूल पढ़ो जो लिखवाया था। ठीक है ना, तो मतलब जितने भी नॉन जीरो होंगे, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट सिमरन पड़ेगी। तो मतलब नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो हैं, भले वो डेसिमल से पहले हैं डेसिमल के बाद हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे बोला 0.001, तो इनिशियली के 3 जो जीरोज हैं नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ एंड का 1 काउंट करेंगे। ठीक है, खुशहाली का आप पढ़ो अगला। तो अगर किसी भी दो नॉन डिजिट जीरोस के बीच में जीरो आ रहा है, जैसे बोला 2005, तो उसमें क्या है 2 और 5 नॉन जीरो और उनके बीच में 2 जीरोस है, तो इस केस में वो जीरोस हमारे काउंट होंगे।
ठीक है, युक्ति अगला पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इनिशियल वाले जो लेफ्ट में आएंगे वो जीरोस। अब हम बात कर रहे हैं जो एंड में आएंगे या राइट में आएंगे। तो उस केस में क्या है कि जैसे मेरे पास 0.200 ग्राम है, तो इसमें क्या है, एक जीरो स्टार्टिंग में, दो एंड में। तो अभी मैंने बताया इनिशियल वाला जीरो नहीं करेंगे काउंट, एंड के जो दो है वो काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो है, भले ही वो एंड में आ रहा है, उसको हम काउंट करेंगे। डेसिमल के राइट में इनिशियल वाला नहीं करेंगे। जैसे 0.001 में डेसिमल के राइट में था बट वो स्टार्टिंग में था, तो उसको काउंट नहीं करा। बट वही अगर एंड में आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे, भले वो डेसिमल के लेफ्ट में है या राइट में। नहीं, लेफ्ट वाला काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये 100 का एग्जांपल है, 100 में क्या है, डेसिमल के सारे लेफ्ट में, तो इस केस में जो एंड वाले दो जीरोस हैं वो काउंट नहीं करेंगे। बट इसी को अगर मैं लिख दूं 100.0, तो डेसिमल पॉइंट आ गया। तो अब इस केस में सारे के सारे जीरोस काउंट करो, तो डेसिमल पॉइंट आ गया, एंड वाले सारे जीरो काउंट करोगे, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंड वाले जीरो काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो अभी मैंने लिखवाया, उसने ये बोला कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इन चेयर्स को मैंने काउंट करा तो टोटल काउंट मान लो 18 आया, है ना। अब क्या है, इस 18 को मैं बहुत ज्यादा तरीके से लिख सकता हूं। एक तो यही हो गया सिंपल तरीका, एक मैंने लिख दिया 18 0, फिर मैंने लिख दिया 18 0, फिर 18, ऐसे करके मैं तो इनफाइनाइट वेज से इसको लिख सकता हूं। हर केस में क्या है, 18 ही तो है, बस जीरोस ऐड करता जा रहा हूं मैं। और जैसे ही ये जीरो ऐड कहां हो रहे हैं, डेसिमल के राइट में, तो सारे के सारे काउंट भी होंगे। अभी हमने फोर्थ पॉइंट में देखा कि डेसिमल के राइट में अगर एंड वाला है तो उसको काउंट करेंगे। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकता हूं मैं। इसीलिए इस केस में जब भी हम एक काउंटिंग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसमें मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसको इनफाइनाइट तरीके से लिख सकता हूं, और हर केस में सारे के सारे फिगर्स काउंट होंगे मेरे। ठीक है ना। तो अब हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और मेरे पास रूल्स हैं कि जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि इस नंबर में ये सिग्निफिकेंट है, ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं। तो अब क्या हुआ, मान लो मेरे पास 2-3 नंबर हैं, उनमें मुझे कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करनी है, सबट्रैक्शन करनी है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। तो जैसे मान लो ये एग्जांपल है, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 12.11, 18.0 एंड 1.012। इन तीनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड तो जैसे हमने नॉर्मल तरीका सीखा वैसे ही करा हमने। ठीक है, तो एंड वाला 2 एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पे 1 + 0 + 1 2, और यहाँ पे आ गया सिर्फ 1। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐड करेंगे ये 2, ये भी 2, ये 1, और 2 + 8 10 + 1 11, 1 ये 1 यहाँ कैरी ओवर, तो 31.122 क्या आ गया ऐड करने पे। अब क्या है, इसमें सारे के सारे डिजिट्स कैसे हैं, नॉन जीरो। तो अभी फर्स्ट पॉइंट था कि जितने भी नॉन जीरो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट बनेंगे, तो सारे के सारे डिजिट्स इसमें हो गए सिग्निफिकेंट मेरे लिए, है ना। अब जो ये आंसर आया, इसको भी मुझे स्टैंडर्डाइज करना है। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी, वैसे ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड तरीका लिखना होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे वो डिजिट
जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है। तो इन तीनों में से वो नंबर हमें ढूंढना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। तो 12.11 कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 4 है, क्योंकि चारों के चारों नॉन जीरो है। नेक्स्ट 18.0, इसमें कितने हैं? 3 है ना, क्योंकि एंड वाला कैसे है, डेसिमल के राइट में है, तो इसलिए उसको गिनेंगे, तो 3। फिर 1.012, इसको, इसमें कितने हैं? 3 क्यों? नहीं, लेफ्ट में क्यों आ रहा है? 1 के बाद ही तो आ रहा है। इनिशियल अगर नॉन, जैसे अगर 0.00 हो तो ये इनिशियली सारे नॉन जीरो से पहले आ रहा है, बट अगर ये ऐसे है तो ये तो नॉन जीरो के बाद आ रहा है ना। तो ये कौन सा केस हुआ जहां पे हमने बताया था बीच में जब आ रहे हैं, कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जब जीरो आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जीरो कैसा आ रहा है? ये दो नॉन डिजिट के बीच में, तो इसको काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हो गए फिर टोटल? तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें हो गए 3। तो अब जो मेरा आंसर होगा उसमें कितने होने चाहिए? 3। तो तीनों डिजिट्स देख लिए, तीनों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल लिए, तो जो सबसे कम नंबर आया वो आया मेरे पास 3। तो अब जो आंसर है उसमें भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। अब आंसर आया मेरे पास 31.122, इसमें कितने हैं? तो इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो नैरो डाउन कैसे करेंगे? एंड के दो डिजिट्स को हम कर देंगे, डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं करते, उसके रूल्स होते हैं वो भी हम देखेंगे, बट 5 से हम उसको श्रिंक कर देंगे सिर्फ 3 पे। तो आंसर मेरा आ जाएगा 31 पॉइंट। क्लियर है ये? अब दूसरा एग्जांपल 2.5 इंटू 1.25, तो 2.5 में कितने हुए? 1.25 में मिनिमम किस में हुआ? 2 हुए। तो आंसर मेरे पास आया 3.125। तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अगेन एंड के जो दो डिजिट्स हैं 2 और 5 उनको हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.1। क्लियर है ये पार्ट? इसको नोट कर लो एग्जाम्पल्स के साथ ताकि याद रहे। तो जब भी आंसर कैलकुलेट करेंगे उसको शॉर्ट कर देंगे टू मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
कर लिया सबने नोट? चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बैक एक्सरसाइज का एक बारी पढ़ लो सब क्वेश्चन। क्या मांगा उसने हमसे क्वेश्चन में? 3 ऑप्शन दिए हैं और बोला है तीनों में बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो क्या है 0.0025, तो इसमें जीरोस हैं बट कहाँ है? स्टार्टिंग में। तो क्या उनको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो काउंट किसको करेंगे? 2 और 5 को। तो टोटल कितने हो गए इसमें? सेकेंड पार्ट 208, इसमें जो जीरो आ रहा है कैसे आ रहा है? बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो उसको काउंट करेंगे। तो कितने हो गए टोटल? थर्ड पार्ट इसमें अगेन सेम बीच में आ रहा है। इसमें कितने होंगे? हम्म, कौन कौन से? इनिशियल वाले नहीं करेंगे काउंट, है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में है, तो नहीं करेंगे, डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं। ये दोनों जीरो कैसे हैं? दो नॉन डिजिट के बीच में, इनको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। अब ये जीरो अगेन दो नॉन जीरो के बीच में, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो 5 6। अब जो लास्ट वाला जीरो है ये डेसिमल के राइट में है, तो इसको काउंट करेंगे। तो ये हो गया टोटल। तो क्लियर है? आइडिया लग गया कैसे काउंट करेंगे? तो अभी मैंने बताया था कि जब हम आंसर निकालेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से निकालेंगे, बट ऐसे हम डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं कर सकते बाकी डिजिट्स को ना, क्योंकि उससे आंसर भी चेंज हो सकता है मेरा। तो उसके लिए भी हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कि जब मुझे राउंड ऑफ करना है नंबर तो कैसे करूंगा मैं। तो उसमें है मेरे 3 केसेस। सबसे पहला केस कि जो मेरा कोई भी नंबर है, मान लो 1.87 ये नंबर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका लास्ट डिजिट। ठीक, अगर ये लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो एक केस है, 5 से छोटा है तो एक केस है, और 5 के बराबर है तो एक केस। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि लास्ट डिजिट कौन सा है, और फिर देखेंगे वो 5 से छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर। तो सबसे पहले केस में हमने देखा कि वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि जो भी इस डिजिट से जस्ट पहले वाला डिजिट है उसमें +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें उससे पहले कौन सा है? 6, तो 6 में कर देंगे 1 ऐड, तो कितना हो जाएगा वो? 7। तो ये हो गया मेरे पास अब 1.8। तो इस तरीके से मैंने एक डिजिट कम कर दिया और इसको मैंने वैल्यू 1 ऐड कर दी। हाँ, नहीं करेंगे तभी तो लिमिट कर रहा हूं मैं, राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो राउंडिंग ऑफ के ये रूल्स हैं ताकि मुझे आंसर छोटा करना है। तो लास्ट वाला मैं ऐसे हटा दूंगा और उससे पहले वाले की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। ठीक है, दूसरा केस कि जब ये लेस देन 5 होगा, जैसे मान लो एग्जांपल दिया 4334, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? 4, 5 से छोटा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि इससे पहले वाला जो जस्ट नंबर है
इसको एज इट इज छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हटा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 4.3, लास्ट वाला डिजिट हटा दिया और उससे पहले वाले को भी एज इट इज रख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बचा क्या, एक ही केस, जब ये 5 के बराबर होगा लास्ट डिजिट। अब 5 के अगर बराबर है तो हम उस केस में देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट से जस्ट पहले वाला डिजिट है वो ऑड है या इवन। ठीक है, जैसे ये नंबर है 1.5 और दूसरा है 1. दोनों केसेस में एंड डिजिट 5 है, बट क्या है कि जो उससे जस्ट पहले डिजिट है 3 और 2, तो एक में ऑड एक में इवन, तो दोनों के लिए अलग सिनेरियो। क्या सिनेरियो है कि अगर प्रीसीडिंग नंबर या जस्ट पहले वाला नंबर इवन है तो उस केस में हम इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अगर इवन नंबर है जस्ट पहले, इसको एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बट वहीं अगर ऑड नंबर है तो इसमें हम +1 कर, ठीक है। अगर 5 है लास्ट डिजिट तो उसमें देखेंगे कि उससे जस्ट पहले वाला डिजिट ऑड है या ईव है। ऑड, सॉरी ईव है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऑड है तो उसमें एक डिजिट ऐड कर देंगे और 5 को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है तीनों केसेस कि जब 5 से बड़ा है तब तो डायरेक्टली 1 ऐड कर देंगे, 5 से छोटा है एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर 5 के बराबर है तो चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर इस पर भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो मुझे बोल रहा है कि जो भी ये फिगर्स हैं इनको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दो, है ना। जो रूल देखे थे वही अप्लाई करने हैं अभी। तो सबसे पहला पार्ट 34.216, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे 5 से छोटा है या बड़ा है। तो उसके लिए क्या करा था हमने कि जो उससे जस्ट पहले है उसमें 1 ऐड कर देंगे और लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया 34। अब कितने डिजिट्स हो गए इसमें टोटल, बट हमें कितने चाहिए 3, तो एक और राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट कौन सा हो गया है अब, 2 हो गया। 5 से छोटा है बड़ा है, तो क्या करेंगे, बस 2 को ड्रॉप कर देंगे और उससे पहले वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हो गया 30 अब हो गए 3, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 0 में +1 कर देंगे। अब लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे और पहले वाले को एज इट इज रख लेंगे। अब कितने हो गए इसमें टोटल डिजिट्स, बट हमें 3 चाहिए तो 1 वाले को भी हटाना पड़ेगा। तो अगेन सेम प्रोसेस, सिंस वो 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज ड्रॉप कर देंगे सीधा 10 पॉइंट। क्लियर है। तो थर्ड वाला तुम लोग करके बताओगे अब मुझे फिर। हाँ तो उसका 1 कैरी ओवर कर दो। हो गया, हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। ये नंबर मेरे पास लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको तो ड्रॉप करना ही है, उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 1 ऐड करने का मतलब कि 9 का बन जाएगा 10। तो हमने मैथ्स में पढ़ा था कैरी ओवर का सिस्टम, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 कैरी ओवर हो जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये हो गया 0.04, 5 में 1 ऐड हुआ तो वो बन गया 6 और एंड में आ गया। ठीक है, तो अब कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 नहीं हुए, ये वाले थोड़ी काउंट करूंगा मैं। तो 3 हो गए, उतने ही चाहिए थे, तो आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना। तो इसको सिंपल मैथ्स की तरह करो, मैथ्स में जैसे एडिशन करी थी सेम स्टेप्स फॉलो करो, कुछ अलग नहीं करना है। बस रूल्स याद रखना कि कब ऐड करना है कब ऐड
नहीं करना। फोर्थ वाले का क्या होगा आंसर? कि ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 8। क्लियर है कैसे करेंगे अब? ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो हमने मैटर की रिवीजन कर ली 9th वाले की, के बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन देख लिया, फिर हमने अब सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देख, है ना। अब इसके बाद एक छोटा सा बुक में रिवाइज करवाया हुआ है उन्होंने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी हमने 9th में पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसको भी एक बारी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हाँ, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी के बेसिस पे हमने 10th में जो फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग करी थी इक्वेशन की, इसी के बेसिस पे करी थी कि जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें क्या था? याद? इसमें अच्छा चलो हिंट देते हैं, जैसे H2O है, H2O जब भी फॉर्म होगा हर बारी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसी पे बेस्ड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या? कि जब भी एक कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, जैसे H2O है तो उसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों कंबाइन करके मेरा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, और ये एलिमेंट हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ही कंबाइन करेंगे। मतलब कि अगर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो उन 2 के मुकाबले 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। और यही मैं मास में बात करूं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन उसके लिए होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये हर बार ही होगा क्योंकि यही फॉर्मूला होता है H2O का। ऐसा तो नहीं है H2O2 फॉर्म हो रहा है या H2O3 फॉर्म हो रहा है, वाटर मतलब H2O। तो हर बारी जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा उनमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा बाय मास। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमारा आ गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें क्या था, कुछ याद आ रहा हो? मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें हिंट दे देते हैं। अच्छा चलो, कि जब 2 एलिमेंट रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, वो था वो। तो उसमें क्या था? 2 एलिमेंट है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, और कार्बोनेट CO3 भी फॉर्म करते हैं। तो क्या है तो दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन ही सिर्फ, बट क्या है, नंबर चेंज हो रहा है उनका, किसी में कुछ नंबर है किसी में कुछ नंबर है। तो उस लॉ, उससे रिलेटेड था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक हो गया? तो पूरा हो गया। तो अब इसमें बोला है कि जब भी 2 एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या करो, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मास कर दो फिक्स। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है दोनों में? कार्बन, तो इसका मास फिक्स कर देते हैं। तो कार्बन का दोनों जगह एक ही एटम है तो मतलब मास इसका फिक्स हो गया 12 ग्राम। 12 एटॉमिक यूनिट। ठीक, अब जब फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया तो जो दूसरा एलिमेंट बचा, इनका जो आपस में दोनों कंपाउंड में रिलेशन होगा वो होगा एक सिंपल होल नंबर। मतलब कि इसमें ऑक्सीजन कितना है मेरा 16, इसमें कितना है 16 to 32। तो कार्बन मैंने कर दिया फिक्स। तो अब ये जो ऑक्सीजन है दोनों में, इनका आपस में अगर मैं रेशियो निकालू मासेस का तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये 16 और 32 इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या रेशियो आ गया 1:2 का। ठीक है ना। तो ये है मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कब होगा? जब 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। तो उस केस में फर्स्ट एलिमेंट का मास कर दो फिक्स, तो जो दूसरा एलिमेंट हुआ
उसके मास का एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले इतना देख लेते हैं हम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या था कि जब भी एक कंपाउंड है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, एक तो एलिमेंट सेम रहेंगे और वो सेम ही प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। कि वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो अभी मैंने बताया कि जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करें या 2 और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करें, तो उसमें क्या है कि मास of element which combined with fixed mass of other element bear simple ratio। मतलब कि जो एलिमेंट जिसका मास फिक्स है उसको साइड कर दो, तो जो बाकी एलिमेंट बचा उनका दोनों कंपाउंड्स में मास एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा मुझे। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक बारी इन तीनों लॉज की डेफिनेशन लिख लो।
ठीक है, तो ये 3 लॉज तो हमने पहले ही पढ़े हुए थे। अब 2 लॉज हैं जो तो नए हैं हमारे लिए, और दोनों लॉज जो हैं वो गैस के लिए डील करते हैं। कि ये जो भी हमने दोनों पढ़े, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हमने पढ़े मास के टर्म्स में, और हमें ये पता है कि गैस के लिए मुझे मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। कि अब ये रूम में गैस है, एयर है, अब मैं उसका मास निकालने में मेरी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, कैसे निकालूंगा मास? तो मैं क्या करता हूँ, गैस के लिए हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है जज करना। ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों के लिए 2 अलग लॉज बने कि गैस के लिए हम बात करेंगे वॉल्यूम की, और वॉल्यूम से रिलेटेड हमारे ये 2 लॉज। सबसे पहला है गे-लुसाक्स लॉ। अब इसने क्या बोला कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में या तो मैं गैस यूज कर रहा हूं या गैस बन रही है। ठीक है, तो मतलब या तो गैस रिएक्ट कर रही है या प्रोडक्ट में कोई गैस फॉर्म हो रही है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो वो होगा इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। मतलब कि अगर मैंने CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मुझे देता है CO। अब कार्बन मुझे पता है सॉलिड स्टेट में होता है जनरली, ऑक्सीजन होता है गैस में, और CO2 तो हमें पता है गैस में ही होती है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी गैस में, CO2 भी गैस में, तो यहाँ पे गैस रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। मतलब मैं गैस से रिएक्ट भी करवा रहा हूँ और फाइनली मुझे गैस ही मिल रही है। तो क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो इस केस में जो दोनों गैसेस हैं इनका होगा एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो जैसे अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर मान लो मैंने वॉल्यूम V ले ली, कि V वॉल्यूम मैंने ऑक्सीजन का सप्लाई करा, तो मुझे करस्पॉन्डिंग जो CO2 गैस मिली उसकी वॉल्यूम भी V होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हैं, 1 1। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो ये 2 भी हो जाता, 3 होता तो 3 भी हो जाता। तो ये क्या है इसमें, अभी तो 1:1 है, अगर 2v1 भी होता तो क्या हो जाता, 2:1। तो ये कैसा है, एक सिंपल रेशियो बन रहा है, और किसका रेशियो है ये, वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और कंडीशन क्या है कि जो भी गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए। मतलब कि जो भी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी ये रेशियो आएगा मेरे पास वॉल्यूम का। क्लियर है ये, पक्का? तो गैसेस में हमने कुछ नहीं करा, जो हमने अभी तक पढ़ा था मास के लिए बस उसको हमने शिफ्ट कर दिया वॉल्यूम, और कुछ नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। अब इसने क्या बोला कि मान लो मेरे पास 3-4 गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3। ठीक है, 3 गैसेस है मेरे पास, तीनों को मैंने रखा सेम टेम्परेचर और प्रेशर, तीनों का टेम्परेचर T, तीनों का प्रेशर P। तो इस केस में क्या होगा कि इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तीनों के वो सेम होंगे। मतलब कि मॉलिक्यूल 1 के बराबर होंगे मॉलिक्यूल 2 के, और ये बराबर होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे, भले ही गैस कोई भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। क्लियर है ये दोनों लॉस, पक्का? इन दोनों को भी नोट कर लो। और दोनों के साथ जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो भी नोट कर लेना।